गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 7 जनवरी 2023 है और आप देख रहे हैं द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को लेकर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज डाउट्स हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ए ब्रीफ रिस्पाइट। द हिंदू का ये आर्टिकल है। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने ये डिसाइड किया है कि 7 जनवरी को यानी कि आज से 36 आवर का सीज फायर जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा बाय रशिया। सीज फायर का मतलब होता है कि जो युद्ध चल रहा है उसको एक छोटा सा विराम दिया जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो डिसीजन लिया है व्लादिमीर पुतिन ने वो इसलिए लिया है क्योंकि रशिया की सेना जो है वो स्ट्रगल कर रही है। बैटल फील्ड्स की बात करें तो बहुत सारे सेटबैक्स यानी कि बहुत सारे हार जो हैं उसका सामना जो है वो रशिया को अलग अलग जगहों पर करना पड़ रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये एक प्रकार की रशिया की जो वीकनेस है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। फ्राइडे आफ्टरनून से लेकर सैटरडे मिडनाइट तक यानी कि आज रात तक इसका जो पालन है वो किया जाएगा सीज फायर का। और एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि 7 जनवरी जो है तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो हैं वो क्रिसमस को 7 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। राइट, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जनरली क्रिसमस जो है वो 25 दिसंबर को सेलिब्रेट की जाती है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो हैं, अब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो हैं वो रशिया में भी हैं और यूक्रेन में भी हैं। तो इस पर्टिकुलर क्रिसमस को ध्यान में रखते हुए व्लादिमीर पुतिन ने यह डिसीजन लिया है। लेकिन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर अगर हम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बताया जा रहा है कि रशिया जो है बहुत सारी जगहों पर हार रहा है, इसलिए एक प्रकार का विराम दिया जा रहा है। और ये जो विराम है, सीज फायर है, तो इसमें रशिया अपने ट्रूप्स को और ज़्यादा लोडेड करेगा। लोडेड इन द सेंस के आर्म्स, एम्यूनेशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो ये जो सीज फायर हैं तो उसमें चीज़ों को फिर से रिबूट करेगा और फिर से अटैक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये सीज फायर दोनों साइड्स के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है, इसका पालन किया जाता है, तो 24 फरवरी 2022 से लेकर आज तक की बात करें तो ये पहला ऐसा सीज फायर होगा। और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। अगर पहला सीज फायर हुआ है तो सेकंड सीज फायर के बारे में भी सोचा जा सकता है, थर्ड के बारे में भी सोचा जा सकता है, या फिर इस छोटे से सीज फायर के बाद ये भी हो सकता है कि ये युद्ध जो है उसको विराम दिया जाए। बट वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर इट। रही बात यूक्रेन की, तो कल भी हम बात कर रहे थे इसी विषय पर, तो इसलिए मैं मैप्स और उन सारी चीज़ों में आज ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमने कल ही एक मैप देखा और हमने ये भी देखा था, हमने ये भी चीज़ें डिस्कस की थी कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर यूक्रेन जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से रशिया को हैंडल कर रहा है। और यूक्रेन की ताकत जो है वो है वेस्टर्न वर्ल्ड। अगर हम बात करें तो यूएसए हैं, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये कुछ ऐसे देश हैं। पर्टिकुलरली आप बात कर सकते हैं नेटो कंट्रीज जो हैं वो पिछले दरवाजे से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। और इसकी वजह से रशिया जो है वो सिर्फ यूक्रेन के साथ नहीं, लेकिन उसका जो बैकअप है ये नेटो कंट्रीज, तो उनके साथ भी एक लड़ाई जो है वो रशिया की अभी चल रही है। अगर ये विंटर का टाइम ना, इतिहास को आप देखेंगे, नेपोलियन जो है तो उसने जब रशिया को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की तो उस समय पर हमें पता है कि विंटर के टाइम पर उनकी सेना, सेम थिंग गोज विथ हिटलर एज वेल, हिटलर ने भी चढ़ाई करने की कोशिश की थी, लेकिन विंटर के टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो यहाँ पर सरवाइव करना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल सा हो जाता है। -20, -25, उससे भी कम टेम्परेचर जो है वो हो जाता है। तो अगर यूक्रेन विंटर सरवाइव कर लेता है तो ये विंटर के बाद जो ये फाइटिंग है तो इसकी पेस यानी कि इसकी स्पीड जो है वो और ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसए और जर्मनी जो है वो मदद कर रहे हैं। और यहाँ पर एक मिसाइल सिस्टम है जिसका नाम आपको याद रखना है, पेट्रियट। पेट्रियट मिसाइल सिस्टम्स जो हैं वो यूएसए और जर्मनी यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं।
इसके साथ जो टैंक्स की बात करें तो यूएसए और फ्रांस यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं। तो दिस आर द थिंग्स राइट। लेकिन ये पेट्रियोट जो है वो याद रखिएगा, प्रीलिम्स में आपको ऐसा प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, अनहैप्पी न्यू ईयर, द हिंदू का ये आर्टिकल है। 2023 की अभी जस्ट शुरुआत हुई है और 2023 के पहले ही हफ्ते में, इस साल के पहले हफ्ते में हमें जम्मू एंड कश्मीर में, पर्टिकुलरली जम्मू रीजन में, हमें ब्रूटल एक्ट्स ऑफ टेररिज्म देखने को मिले। और यहाँ पर 6 सिविलियंस, इनमें से 2 छोटे बच्चे थे, इनकी हत्या की गई है बाय टेररिस्ट्स। और ये जो पूरा इश्यू हुआ है, ये टेररिज्म का जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, ये रजौरी का एक गांव है दांगरी, तो दांगरी में हुआ है। और रजौरी जो है, ये रजौरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो जनरली पीसफुल रहता है। पिछले 16 सालों तक यहाँ पर ऐसा कोई हिंदूज़ को टारगेट किया गया हो, ऐसा इंसिडेंट हमें देखने को नहीं मिला था। लेकिन 16 साल के बाद यहाँ पर फिर से ऐसा इंसिडेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ये क्लियर नज़र आता है कि पाकिस्तान बैक्ड जो टेररिस्ट हैं वो जो हिंदूज़ हैं, तो उनके एरियाज़ में एक प्रकार का टेररिज्म जो है वो फैलाना चाहते हैं, एक आतंक फैलाना चाहते हैं, एक डर पैदा करना चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो है उसमें से आप निकल जाइए एंड थिंग्स लाइक दैट। और ये जो रजौरी है तो ये एक लंबी बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ शेयर करता है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कंट्रोल में है। तो वहाँ पर जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ये रजौरी वाला एरिया जो है, तो यहाँ से मिलिटेंट्स जो हैं वो आते जाते रहते हैं, दे क्रॉस ओवर टू कश्मीर वैली। और अनफॉर्चुनेटली बहुत बार हमें लोकल इन्वॉल्वमेंट्स भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब फिर से ये डिमांड क्रिएट हुई है कि जो विलेज डिफेंस कमिटीज़, ये क्या है कि एक विलेज लेवल पर ही एक डिफेंस कमेटी जो है वो बनाई जाए। तो अगर मिलिटेंट के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, तो जहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, इन द सेंस जहाँ पर BSF नहीं है, आर्मी नहीं है, पुलिस उतनी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर विलेज डिफेंस कमेटीज़ हैं। तो आप विलेजर्स जो हैं उनको थोड़े बहुत हथियार और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दीजिए, तो ग्रास रूट लेवल पर ये विलेजर्स जो हैं वही ये मिलिटेंट्स का सामना करने लगे। और बैकअप में फिर आर्मी, एयरफोर्स, BSF, पुलिस जो है वो उनको मदद कर सकती है। तो अब फिर से इसकी फ्रेश डिमांड जो है वो स्टार्ट हुई है कि विलेज डिफेंस कमिटीज़ जो हैं उनको फिर से एक्टिवेट किया जाए। 1995 में इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 10 ऐसे जम्मू के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर विलेज डिफेंस कमिटीज़ जो हैं वो ऑपरेट करती थी। लेकिन फिर ये विलेज डिफेंस कमिटीज़ जो हैं, इनकी हाई हैंडेडनेस, यानी कि इनकी दादागिरी जो है वो थोड़ी बढ़ गई, इसकी वजह से फिर इसको बंद किया गया। इन दी एब्सेंस ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, सबसे बड़ा जो इश्यू यहाँ पर एक चल रहा है वो ये भी है, एक डिमांड जो चल रही है वो ये है कि यहाँ पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। एज वी नो के जम्मू एंड कश्मीर जो हैं अब फिलहाल ये यूनियन टेरिटरी है, और जब इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया उसी समय पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये बताया था कि ये परमानेंटली यूनियन टेरिटरी नहीं रहेगी, जैसे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी वैसे ही यहाँ पर फिर से जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको फिर से एक राज्य यानी कि स्टेट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन अभी भी वो मीन्स इसके ऊपर बैक ऑफिस में इस पर काम चल रहा है। लेकिन जैसे APJ कलाम साहब कहते थे कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर किसी देश या फिर किसी समाज, सोसाइटी या फिर किसी एरिया की बात हम करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी। विदाउट सिक्योरिटी किसी प्रकार का प्रोग्रेस जो है, डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो सकता। तो पहले जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन जो है इसको सिक्योर बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो आ सकती है। अपहोल्डिंग ह्यूमन एंगल, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है। उत्तराखंड हाई कोर्ट जो है उसने एक ऑर्डर दिया। ऑर्डर ये दिया कि लगभग 50,000 लोग जो एनक्रोच्ड ज़मीन पर जी रहे हैं, तो 7 दिनों के अंदर ये 50,000 लोगों को इसको इविक्ट करना होगा। इविक्ट यानी कि इसको खाली कर देना है। और ये जो ज़मीन है ये नैनीताल में है, रेलवेज़ की ज़मीन है ये, राइट। एक्चुअल मालिक जो है वो रेलवेज़ हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं वो ऐसे ही इलीगली रह रहे हैं। लेकिन एक लंबे समय से लोग जो हैं वो यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि 10-15 दिन पहले लोग यहाँ पर आ गए, मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर लोग जो हैं वो इस जगह पर जी रहे हैं। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ह्यूमन एंगल
को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उस पर एक स्टे लगा दिया है, राइट। तो दिस इज ए गुड डिसीजन टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट। देखिए, गुड डिसीजन इसलिए क्योंकि आप ऑल ऑफ द सडन लोगों को इविक्ट करेंगे तो लोग जाएंगे कहाँ पर, और सुप्रीम कोर्ट का ये जो स्टैंड है, जो वर्डिक्ट है, वो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनका ये अधिकार है, उनको एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था जो है वो पहले हमें करनी होगी, सरकार को करनी होगी। पहले उनको कहाँ पर आप पुनर्स्थापित करेंगे, कहाँ पर उनको रिहेबिलिटेट करेंगे, कहाँ पर वो जिएंगे, कहाँ पर रहेंगे, तो ये चीज़ जब तक सॉर्ट आउट नहीं हो जाती तब तक आप उनको इवेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि उनका जो भी घर, भले ही ज़मीन इलीगल हो, लेकिन वो जिस घर में रह रहे हैं वहाँ से आप उनको सड़कों पर लाने की बात कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मैटर को सुनने के लिए 7 फरवरी डिसाइड किया है। इसी के साथ साथ रेलवेज जो हैं, उनकी ये ज़मीन है, तो रेलवेज को भी न्याय मिलना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचे, राइट। जो एक बैलेंस्ड अगर हम बात करें जजमेंट की, तो रेलवेज जो हैं उनको भी न्याय जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली रेलवेज जो हैं वो इस ज़मीन का मालिक है। अब 2013 से ये मैटर जो है वो चल रही है। 2013 से लिटिगेशन यानी कि केस जो है वो फाइल किया गया। तो प्रश्न ये उठता है, 2013 से लेकर 2023 यानी कि 10 साल हो चुके हैं, एक दशक, और ये 10 सालों के अंदर ये लोग जो हैं, इनके लिए अभी तक कोई अल्टरनेटिव हाउसिंग अरेंजमेंट जो है वो रेडी क्यों नहीं की गई है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो यहाँ पर उठता है। और सबसे सिक्योर अगर कोई जगह मानी जाती है तो दैट इज़ आवर होम। हमारा घर जो है वो, कहते हैं ना कि आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाइए, कहीं पर भी आप रहिए, लेकिन आपका घर जो है वो आपका मीन्स मेन जो आपका घर है वही आपका इस पृथ्वी का जो कोना है जहाँ पर आप कभी भी जा सकते हैं, जो आपका है, दैट इज़ योर होम। तो लोगों को ऐसे ही निकाल देना जो है दैट इज़ नॉट राइट, और सरकार को पहले रिहेबिलिटेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पर से सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है लोगों को निकलने का आदेश देगी। और बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि रिहैब का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो, लेकिन जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसने, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उसने लोगों के लिए प्रॉपर रिहैब की फैसिलिटी यानी कि घर जो है वो नहीं बनवाए हैं। तो ऐसे केसेस बहुत सारे हमारे देश में होते रहते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सरकार की। एक वेलफेयर स्टेट में, भारत जैसा जो देश है, तो ऐसे देश के अंदर लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना या फिर उनको प्रोवाइड करना जो है, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि सरकार कर सके तो ही करना है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये एक बैलेंस जो है वो अचीव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा इसमें। तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग जगहों पर लोगों को इविक्ट किया गया, जंगलों से या फिर जो नदी का तट हैं वहाँ से। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज भी अपना घर जो है या फिर जो ज़मीन का टुकड़ा है जहाँ पर वो जी सके वैसा नहीं मिला है। और आपने देखा होगा वो फिल्म कंतारा फिल्म में भी इसी चीज़ को लेकर ही एक जो पूरा इश्यू होता है वो इसी चीज़ को लेकर होता है कि सरकार जो है वो लोगों को अपने घरों से या फिर जो जो एरिया में वो रहते हैं उनमें से उनको इविक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट एनीवे, वी आर नॉट गोइंग टू फिल्म, जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। हर स्टोरी ऑफ वॉर, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। भारत ने सुदान में एक जगह है एबेई, तो एबेई में ऑल विमेन प्लेटून यानी कि पीस कीपर्स जो हैं, यूनाइटेड नेशंस जो आपने देखा होगा इस कलर की, ये जो आप देख रहे हैं स्काई ब्लू कलर, तो ये स्काई ब्लू कलर की बैरेट पहनते हैं यूएन पीस कीपर्स। आपको पता नहीं है व्हाट इज बैरेट तो गूगल कर लीजिए। तो ये जो बैरेट हैं तो नेवी स्काई ब्लू कलर की होती है, एंड दैट इंडिकेट्स कि ये यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपर हैं। जिन देशों के अंदर, जिन रीजन्स के अंदर कोई इश्यू चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो वहाँ पर यूएन जो है वो पीस कीपर्स को डिप्लॉय करता है। तो भारत ने
सूडान में जो अपना प्लेटून भेजा है तो ये ऑल विमेन का है, यानी कि महिला प्लेटून को भेजा है। और ये एक बहुत ही मोटिवेटिंग डिसीजन लिया है, इंस्पिरेशनल डिसीजन लिया है भारत सरकार ने। और ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। 2007 में लाइबेरिया नाम का जो देश है, तो वहाँ पर भी फीमेल पीस कीपिंग पुलिस जो हैं उनको डिप्लॉय किया था। ये पहली बार ऐसा हुआ था, एंड दिस इज़ द सेकंड टाइम भारत इज़ डूइंग दिस। और उस समय पर जो लाइबेरियन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी इसकी प्रशंसा की, इस डिसीजन को, और उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है। और भारत के इस डिसीजन के बाद लाइबेरियन पुलिस जो हैं तो वहाँ पर महिलाओं को और ज़्यादा रिक्रूट किया गया। जब ये 2007 में हमने ये प्लेटून भेजा था तो उससे पहले लगभग 6% जितनी पुलिस फोर्स जो थी लाइबेरिया की, तो वहाँ पर 6% जितनी सिक्योरिटी सेक्टर में महिलाएं थी, लेकिन उसके बाद 17% आंकड़ा जो है वो हो गया। तो दिस इज़ द थिंग, राइट। और यहाँ पर ये भी है कि बहुत सारे रिसर्च ये कहती हैं, स्कॉलरशिप हैज़ एस्टैब्लिश्ड दैट व्हेन women मेक डिसीजंस द रिस्क्स ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस। ओशो, आपने शायद उनके बारे में कुछ जाना होगा, पढ़ा होगा। बहुत ही रेडिकल थे, बहुत ही अलग प्रकार के धर्मगुरु थे ओशो। बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी थियरी से मीन्स थोड़े उनसे खुश नहीं रहते, क्योंकि उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो किसी को लुभाने के लिए या ऐसा नहीं, वो उनके स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको एक ओपन माइंड से सुनने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर वो क्षमता है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ओशो से सीखी जा सकती हैं। तो ओशो जो हैं वो कहते थे कि इस दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं, उन सारे के सारे युद्ध के डिसीजंस जो हैं वो पुरुषों ने लिए हैं। अगर महिलाएं होती, राइट, तो इतने सारे युद्ध नहीं होते, या फिर युद्ध होते ही नहीं। और ये उनका एक बहुत ही, क्योंकि वो फेमिनिज्म के बारे में बात कर रहे थे, और फेमिनिज्म इज जो आज कल के ज़माने में जो फेमिनिज्म है दैट्स अ डिफरेंट वन, बट द ओरिजिनल फेमिनिज्म जो है इट्स ए क्रिएटिव फोर्स, इट्स नॉट ए डिस्ट्रक्टिव फोर्स। फेमिनिज्म जो है इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग, और तो वॉर जो है इट्स ऑल अबाउट डिस्ट्रक्टिंग, राइट। तो दैट्स व्हाई ही वाज सेइंग। तो मैं उसका जो एक कोर है वो मैं आपको बता दिया है, ताकि आपके अंदर कोई ऐसी कंफ्यूजन, अब उसकी गहराई में अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं एज ए क्यूरियस ह्यूमन बीइंग, कि फेमिनिज्म की फोर्सेस एंड थिंग्स लाइक दैट। बट बहुत सारी रिसर्च जो है, सिर्फ ओशो नहीं, लेटेस्ट रिसर्च भी ये कहती है कि अगर महिलाएं डिसीजंस लें तो फिर वॉर और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ग्लोबल लेवल पर नहीं होंगे। और 2020 की बात करें तो आउट ऑफ 95,000 यूएन पीस कीपर्स, महिलाएं सिर्फ 4.8% मिलिट्री कंटीजेंट में थी, और 10.9% पुलिस यूनिट्स में थी। लेकिन अब धीरे धीरे महिलाओं की जो भागीदारी है इसमें बढ़ रही है। स्वीडन में एक स्टडी ने ये पाया है कि अगर महिलाएं जो हैं, जो महिलाओं के द्वारा संचालित ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो पीस एग्रीमेंट अगर करती हैं तो फिर 64% लेस, दिस एग्रीमेंट्स आर 64% लेस लाइकली टू फेल, यानी कि इसके फेल होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम हो जाता है। इसी के साथ साथ 35% एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो 15 सालों तक मेंटेन होते हैं, पीस प्रोसेस के जो एग्रीमेंट्स जहां पर महिलाओं की भागीदारी है। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडीज़। और जैसे हम बात कर रहे थे कि किसी जगह पर हम वॉर के बारे में बात कर रहे थे, यूक्रेन के, मैंने आपको बताया पोर्न इंडस्ट्री और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स स्लेव्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, जिन जगहों पर वॉर होता है या फिर इस प्रकार का डिस्ट्रप्शन होता है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी जो है, सेक्सुअल वायलेंस और अब्यूज़ जो है वो महिलाओं को फेस करना पड़ता है। और जब महिलाएं ये देखेगी कि जो उनको बचाने के लिए जो महिलाएं आई हैं, अथॉरिटी हैं उनके पास, राइट, लीडरशिप स्किल्स हैं, तो ये जब जो पीड़ित महिलाएं जब इन महिलाओं को देखेगी, पीस कीपर्स को देखेगी, पुलिस फोर्सेस में या फिर पुलिस एस्टैब्लिशमेंट में अगर महिलाओं को देखेगी, तो उनके अंदर भी ये एक चेतना जो है एक उजागर होगी। उनके अंदर भी ये होगा कि नहीं, हमें, उनको भी इनकरेजमेंट मिलेगा कि वो भी
जीवन को एक नई दिशा जो है वो दे सकते हैं। और यही लेसन्स जो है वो हमारे देश में भी हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। पुलिस फोर्सेस में और दूसरी ऐसी फोर्सेस में आजकल महिलाओं की कमी है, बहुत कम महिलाएं हैं। वी नीड मोर women in police force and other services, right? अब बात करते हैं ट्रिस्ट विथ एन इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनी। इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है, हमारे मिनिस्टर साहब ने ये आर्टिकल को लिखा है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है इसमें। वी ऑल नो कि पूरी दुनिया जो है वो एक अनप्रेसिडेंटेड स्पीड, यानी कि एक आउटस्टैंडिंग, एक बहुत ही सुपर फास्ट स्पीड से दुनिया जो है वो डिजिटाइज हो रही है। और डिजिटलाइजेशन के लिए व्हाट यू नीड इज़ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आज के ज़माने की मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री बन चुकी है। और इसमें बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, हमने चिप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में इससे पहले कई बार डिस्कशन कर ली है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उनका विजन ये है कि 2026 तक हमारा देश जो है वो $300 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए हमारा देश। $300 बिलियन इज अ बिग अमाउंट, राइट। और ये एक बहुत ही लॉफ्टी, यानी कि बहुत ही ऊंचा लक्ष्य रखा है भारत ने अपने आप के लिए। और ये चीज़ हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यानी कि PLI के माध्यम से इसको हम अचीव करना चाहते हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, नाम से ही पता चल गया कि जितना प्रोडक्शन करेंगे आप, उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा। अगेन डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बहुत सारी बात, मीन्स दिस इज़ नॉट ए न्यू स्कीम, इससे पहले भी कई बार इसके बारे में डिस्कशन हो चुकी है। अगर आपके मन में इसको लेकर कोई स्पेसिफिक डाउट है तो डू लेट मी नो। एंड आई थिंक मैंने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लेकर जो है वो मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, तो आप देख सकते हैं क्यूरियसली एजुकेशन पर। इट इज़ अवेलेबल एज फार एज आई नो। लेकिन एनीवे, अगर आपको डाउट है देन यू कैन ईमेल मी, मैं आपको समझा दूंगा व्हाट इज़ PLI ऑल अबाउट। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1990s में 100% FDI इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ओपन किया कि इस सेक्टर में आप 100% जो है वो फॉरेन कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर ऑपरेट कर सकती हैं। बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर आई भी, लेकिन रियल ग्रोथ जो है वो हमें लेट 2000s में देखने को मिला, जब नोकिया ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर किया। लेकिन 2G स्कैम और नोकिया के ड्रॉप की वजह से नोकिया के बाद ब्लैकबेरी के बाद एप्पल, और एप्पल के बाद सैमसंग, और ये सारी कंपनीज आ गई। और नोकिया एक समय पर लीडर था, तो नोकिया जो है वो, अब वी नो के वी आर नॉट यूजिंग नोकियाज फोन, राइट। नोकिया के बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स IT सेक्टर में यूज़ होते हैं, लेकिन नोकिया हाउस होल्ड नेम बना अपने मोबाइल फोन्स की वजह से। बाय एनीवे, तो ये 2G स्कैम और नोकिया के कोलैप्स की वजह से ये सेक्टर जो है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो हमारे देश में बर्बाद हो गया। 2014-15 तक जब UPA की सरकार थी, और UPA की सरकार जब गिर गई और इंडिया की सरकार बनी, उस समय पर यह सिचुएशन थी कि हमारे देश में जो मोबाइल फ़ोन्स हम यूज़ कर रहे थे, 80% मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो इम्पोर्ट होते थे। उसके बाद सरकार ने इस चीज़ को चेंज करने की कोशिश की, फेज़ 1 स्टार्ट हुआ, तो 78% इम्पोर्ट्स जो हैं, तो इसको कैसे सब्सटीट्यूट किया जाए, कैसे हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करें, ये सारी चीज़ें। और 2017 में फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया गया, ताकि हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टार्ट की जाए एक्सेट्रा। और 2021 में इसका रिजल्ट जो है वो हमें देखने को मिला कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो है उसके एंड तक ऐसा हुआ था कि 95% जितने मोबाइल फोन्स इन वैल्यूज़ और 98.5% इन वॉल्यूम्स, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, वो हमारे देश में मैन्युफैक्चर होने लगे। यानी कि ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स जो आज हमारे देश में यूज़ किए जाते हैं, मैक्सिमम 90% प्लस 95% प्लस मोबाइल फ़ोन्स जो यूज़ हम करते हैं वो मेड इन इंडिया होते हैं। उसमें भी एक चीज़ है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम मंगवाते हैं और असेंबलिंग यहाँ पर होती है। अब हमें उन कंपोनेंट्स का भी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो करना है। इंडिया बिकेम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फोन्स इन वॉल्यूम टर्म्स। इट स्टिल प्रेजेंट्स ओनली 6% ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। क्वांटिटी वाइज हम बहुत बड़ा प्रोडक्शन करने लगे हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट का अभी भी सिंगल डिजिट में 6% जितना ही हम प्रेजेंट करते हैं। इसमें नंबर 1 पर है चाइना, उसके बाद है वियतनाम, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, एप्पल, सैमसंग, हुआवे, BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि ओप्पो, वीवो वाली कंपनी जो हैं वो 80% जितना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल करती हैं। एंड इसी वजह से गवर्नमेंट जो है वो PLI स्कीम लेकर आई,
स्मार्टफोन्स को लेकर अलग से पीएलआई स्कीम को लेकर आई, और हम चाहते हैं कि जो कॉस्ट डिसेबिलिटीज़ हैं, कॉस्ट डिसेबिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि एक आईफोन जो है वो चाइना में बनाया जाता है और वियतनाम में बनाया जाता है, तो वो इंडिया के मुकाबले थोड़ा एक्सपेंसिव, नहीं, इंडिया में जो बनाया जाता है वो एक्सपेंसिव होता है, यानी कि ये हमारी कॉस्ट डिसेबिलिटीज़ है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा है, दूसरी चीज़ों का कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से चाइना और वियतनाम में फ़ोन बनाए जाएंगे तो उनकी कीमत जो है वो कम होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर कॉस्ट डिसेबिलिटीज़ जो हैं उनको हम एबिलिटीज़ में कन्वर्ट करें, ताकि हम भी ऐसे फ़ोन्स पैदा करें, ऐसे रेट पर, ऐसी क्वालिटी के कि जो वियतनाम और चाइना को एक टक्कर जो है वो दे सके। और इसीलिए जो पीएलआई स्कीम बनाई, लेकिन इसको डब्ल्यूटीओ कंप्लाइंट भी रखना है, तो ये सारी चीज़ें सरकार ने की। एप्पल अब धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन जो है वो इंडिया की तरफ लेकर आ रहा है, और एप्पल जो है वो 5 से 7% जितने आईफोन का प्रोडक्शन जो है वो भारत में प्रोड्यूस करेगा। एप्पल एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इनकी सप्लाई चेन है, तो एप्पल कंपनी का यहाँ पर प्रोडक्शन करना जो है वो भारत के लिए एक बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर है। आने वाले समय में एप्पल यहाँ पर है तो फिर उसकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, 5 से 7% से ऊपर जाएगा, और दूसरी जो ऐसी कंपनीज हैं जो कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन वाली कंपनीज हैं वो भी भारत में अट्रैक्ट होगी। तो दिस इज़ अ गुड स्टार्ट आई वुड से। और ये जो डिसीजन है इसकी वजह से 50,000 न्यू जॉब्स, डायरेक्ट जॉब्स जनरेट हुई हैं, और बहुत सारी इनडायरेक्ट जॉब्स भी जनरेट हुई हैं। और ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है मोबाइल फ़ोन का ये 7 बिलियन जितना हो चुका है, तो दिस इज़ ऑल्सो गुड थिंग। इंडिया वांट्स टू गेट क्लोज टू 1 लाख करोड़ ऑफ मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट्स बाय 2024। 75,000 से लेकर 1 लाख डायरेक्ट जॉब्स और इनडायरेक्ट जॉब्स जो है वो जनरेट करना चाहता है, और भारत जो है वो आने वाले समय में टॉप 10 एक्सपोर्टर मोबाइल फ़ोन का बनना चाहता है। और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत का प्लान यह है कि हम 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बने। ये हमारा लक्ष्य है। मोबाइल फ़ोन से अलग है, राइट? इलेक्ट्रॉनिक इज़ अ बिग सेक्टर, मोबाइल फ़ोन उसका एक पार्ट है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो नए आईटी हार्डवेयर और स्कीम्स लेकर आना चाहती है, कंपोनेंट्स, वेरेबल्स, हेरेबल्स, ये सारी चीज़ें भारत में मैन्युफैक्चर हो, और इसको लेकर सरकार जो है वो पूरी एक इकोसिस्टम डेवलप करना चाहती है कि जो चाइना +1 दुनिया की अलग अलग कंपनी चाइना के साथ साथ दूसरी एक जगह पर अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना चाहती है, तो भारत चाहता है कि वो वियतनाम, मैक्सिको, थाईलैंड नहीं, लेकिन हमारे देश भारत में आए। और इसको लेकर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच सरकार कर रही है। होल ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, हर कोई जो है वो एक लेवल पर हो, इन द सेंस के जब कोई मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो स्पीड हो, डिसीजन मेकिंग में स्पीड हो, अप्रूवल्स जो है वो स्पीड हो, उसमें कोई चढ़ावा यानी कि करप्शन और ये सारी चीज़ें ना हो, हर्डल्स ना हो, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करना चाहती हैं। और आने वाले समय में नेक्स्ट 2 ईयर्स की बात यहाँ पर हो रही है कि ये मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको एक अलग लेवल पर सरकार जो है वो ले जाने की कोशिश कर रही है। तो दिस इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम जर्नी फॉर अस, राइट? अपॉर्चुनिटी भी है। अगर ये समय हमने संभाल लिया तो आने वाले समय में बहुत सारी कंपनीज जो है वो हमारे देश में आएगी। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। वी डू प्राउडली सपोर्ट मिशन लाइफ। आप भी मिशन लाइफ को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। इट्स ऑल अबाउट आवर एनवायरनमेंट, राइट? एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।